आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7 के मैथ में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर और बहुत मज़ेदार भी है, क्योंकि इसमें आप पढ़ने वाले हैं लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में। तो अलग अलग प्रकार के लाइंस के बारे में आप पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के एंगल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और लाइंस और एंगल्स के ऊपर सवाल किस प्रकार का आता है ये भी हम लोग इसमें सॉल्व करने सीखने वाले हैं। तो ओवरऑल हमारा आज क्लास 7 का एक और नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक वही काम करेंगे हम लोग जो हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, फिर आपको इस चैप्टर में आगे लेकर जाएंगे तो बहुत कुछ नया चीज समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक टर्म है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आप उसको एक बार समझ जाएंगे तो आगे का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आज यानी कि आज से क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। फिर चलेंगे एंगल्स में, तो समझेंगे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, इन सबको समझेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, इन अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो कहने का मतलब बहुत सारे इसमें नए नए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर इस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो चैप्टर का शुरुआत किया जाए तो पहले हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है, ताकि आगे मिल जाए तो उसको दिक्कत, हम लोगों को दिक्कत ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा, ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि यदि आप इसको एक बार यहां पे समझ जाएंगे तो आगे का आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉइंट, जिसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, VARTEX। क्या बोलेंगे? पॉइंट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं और वर्टेक्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक पॉइंट हमारा यहाँ, इसका नाम रखा हमने A, यहाँ पे इसका नाम है B, यहाँ पे इसका नाम C, यहाँ पे इसका नाम D। तो यहाँ जो आप ये देख पा रहे हैं A, B, C एंड D आर दी पॉइंट्स। ये सब क्या है? पॉइंट्स है, या फिर आप इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जो पॉइंट दिखता है ना, जैसे ए भी हमारा पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट है, तो ए बी सी डी आर दी पॉइंट्स, या फिर आप इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें, सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो आराम से इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट हो गया, उसके बाद आप इसमें समझोगे लाइन सेगमेंट, LINE, लाइन एस, एक काम करिए, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, चले पहले इसी को समझ लेते हैं। लाइन सेगमेंट कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले इसी को समझ सकते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट, आइए लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम लोग। लाइन सेगमेंट दिखता कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखा जाए, ये हमारा एक स्ट्रेट है लाइन, और यहाँ पे इसका दो एंड पॉइंट होगा, इसका नाम मान लीजिए A और ये हो गया हमारा B। तो जिस भी लाइन का दो एंड पॉइंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। एंड पॉइंट का मतलब हुआ कि इसको आप ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, उसी प्रकार से इसको आप ना बढ़ा सकते हैं ना फिर घटा सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा एक पहला पॉइंट और ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसको लिखने का तरीका भी होता है, जैसे AB लिखिए, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा लाइन सेगमेंट बना दीजिए, ठीक है। या फिर आप BA लिखिए, उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना दीजिए, दोनों सही है। AB लिखो या फिर BA लिखो, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाना जरूरी है, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम में ना ये बना दिया AB और उसके ऊपर ये छोटा सा आपने लाइन सेगमेंट बना दिया, तो टीचर समझ जाता है कि बच्चा एक लाइन सेगमेंट का ही बात कर रहा है। तो इतना बड़ा लिखने से ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, इतना छोटा लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों क्या है हमारा सही है, सेम है। इसका मतलब हुआ इतने बड़े लाइन सेगमेंट का नाम यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे रखोगे, ये या फिर ये, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाना
कंपलसरी है। ओके, अब ये हमारा लाइन सेगमेंट है, तो इसमें एक दो बात लिखना पड़ेगा आपको। जैसे इसका ये वाला और ये वाला क्या है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब हुआ कि ना ही आप इसको बढ़ा सकते हैं ना ही आप इसको घटा सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, यानी कि नापा जा सकता है? हाँ, मेजर किया जा सकता है भाई। स्केल उठाओ, मेजर कर लो। क्यों? क्योंकि ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, तो ये फिक्स है। तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट को स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट, इट कैन बी मेजर्ड। इट कैन बी मेजर मतलब इसको मेजर हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? अगला थर्ड नंबर पे है रे, RAY, रे। इसका एग्जांपल देखा जाए, रे क्या होता है। देखिए यहां पे हमने लिखा इस तरीके से, और यहां पे हमने दिया इसका नाम A और यहां पे B। ध्यान से समझिएगा ये वाला चीज। यहां पे A और यहां पे है B। ये जो A है ना, ये एक एंड पॉइंट है। ये जो B है वो पॉइंट नहीं है, बस इसका नाम रखने के लिए हमने B लिख दिया है। यहाँ पे पॉइंट मात्र एक है, कौन सा? A। B क्या है, पॉइंट है? नहीं, बस नाम अच्छे से रखने के लिए हमने यहाँ पे B लिख दिया है। तो अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे आप? रे हमारा क्या कहलाएगा? जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक पॉइंट नहीं हो, जिसमें एरो लगा हुआ हो। तो एक साइड इसका एक एंड पॉइंट होगा, यानी कि ऐसा पॉइंट दिखेगा आपको, और एक साइड पॉइंट नहीं दिखेगा। क्या जरूरी है हमेशा रे ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? AB लिखेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा इस प्रकार का रे बना देंगे। अच्छा, क्या ये हमारा सही होगा? बताइए तो जरा। क्या ये भी दोनों सही है? नहीं, सही नहीं है। देखिए इतना बड़ा जो हमने यहाँ पे रे बनाया है A और B, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म ये वाला AB। मतलब एरो किस पे है? B पे। यहाँ भी B पे एरो है, लेकिन क्या यहाँ पे B पे एरो है? नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? गलत है। इसका सही तरीका क्या होगा लिखने का? ये वाला होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इतने बड़े चीज को आप इतना लिखोगे चलेगा, ये सही है, लेकिन ऐसा आप लिख दोगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका मतलब आपने इसका नाम भी रखना सीख लिया। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिएगा, उसको ऐसे कट कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर इज नॉट इक्वल। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा सवाल फिर से आपसे ये है कि इसका एक पॉइंट जो होता है ना वो फिक्स होता है, यानी कि इसका एंड पॉइंट है जो कि फिक्स है। ये इसका एंड पॉइंट जो है, मतलब ये जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, मतलब एरो लगा हुआ है। एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसको बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। तो क्या इस रे को हम लोग मेजर कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो फिक्स है लेकिन एक तरफ फिक्स नहीं है। तो हम लोग इसको जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक लेके जा सकते हैं। इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो इट कैनॉट बी मेजर्ड, इसको हम लोग मेजर कभी कर ही नहीं पाएंगे। इट कैनॉट बी मेजर, इसको कभी हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? जल्दी बताइए। तो पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों समझ में आया आपको? अगला है हमारा चौथे नंबर पे लाइन, LINA, लाइन। आइए जरा लाइन को समझते हैं। लाइन कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसका क्या मतलब है? ये है हमारा लाइन, दोनों तरफ एरो बना हुआ होगा। इसका नाम रख दीजिए A और ये B। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसमें जो है ना एरो दोनों तरफ बना रहेगा। कितने तरफ? दोनों तरफ। और इसका ये एंड पॉइंट नहीं है A और B, समझिएगा ध्यान से। बस नाम रखने के लिए हमने इसका A और B रख दिया है बस। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे आप? AB लिखेंगे और दोनों तरफ एरो बना देंगे, या फिर BA लिखो और दोनों तरफ एरो बना दो। क्या दोनों बात सही है? जल्दी बताओ। बिल्कुल दोनों बात सही है, क्योंकि एरो दोनों तरफ है तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। उसी प्रकार से लाइन सेगमेंट में आ जाओ, दोनों एंड पॉइंट है इसका A और B, तो यहाँ पे भी दोनों चलेगा। लेकिन रे में दोनों बराबर नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? ये तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है, लेकिन उसमें चलेगा वैसा, क्योंकि दोनों तरफ एरो है। ये भी क्यों चल रहा है? क्योंकि दोनों तरफ एंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल फिर से आपसे ये है, ध्यान से बताइएगा। इसका भी एरो लगा हुआ है, यहाँ भी एरो लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, जहां मनता कितना भी दूर। तो क्या इसको कभी मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इट कैनॉट बी मेजर्ड।
इट कैनॉट बी मेजर, मतलब इसको भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, बस सिंपल। आगे बढ़े तो अब आइए अपने चैप्टर के हेडिंग पे। क्या हुआ था? लाइंस। क्या अब आपको समझ में आ गया लाइन क्या होता है? तो जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए, हालांकि यार लाइंस लिखा हुआ मतलब एक से ज्यादा लाइन, लेकिन लाइन होगा कैसा? ऐसा होगा। तो अब आइए चैप्टर के हेडिंग पे बोला गया था लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स तो हम लोग कुछ देर के बाद समझेंगे, लेकिन क्या लाइन समझ में आया अब? तो लाइन एक ऐसा लाइन होता है, मतलब लाइन एक ऐसा चीज होता है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ एरो लगा रहेगा और दोनों तरफ आप उसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका मतलब लाइन एक ऐसा लाइन है जिसको आप कभी मेजर कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया बात अब? तो पहला चैप्टर का नाम था लाइन, वो आपने यहां पे समझ लिया। अगला एंगल्स, एंगल्स हम लोग कुछ देर के बाद समझ लेंगे। आगे बढ़े, आइए अगला है हमारा 5वें नंबर पे पैरेलल लाइंस, PARALLEL, पैरेलल LINES लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है जरा समझते हैं इसको ध्यान से हम लोग। पहले इसका एग्जांपल देखिए, एक हमारा ये वाला लाइन है और एक हमारा ये वाला लाइन है। इसका नाम रखा हमने AB और इसका नाम रखा हमने CD। देखिए ध्यान से, पैरेलल लाइन ऐसा लाइन होता है जो कि दोनों एकदम बिल्कुल बराबर आगे बढ़ेगा, ना ही दोनों एक दूसरे से टकराएगा और ना ही दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, दोनों बराबर चलता जाएगा, बराबर चलता जाएगा। इसी लाइन को हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन। इसका मतलब हुआ ये AB है, ये सीधा ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ये भी CD आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन दोनों कभी भी टकराएगा नहीं, कभी दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा और दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा, दोनों बराबर हम सीधा आगे बढ़ता जाएगा, रेलवे ट्रैक के जैसा। रेलवे ट्रैक क्या कभी टकराता है ऐसा कहीं पे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा वो कब ऐसा टकराता है? जहां पे ट्रैक चेंज करना होता है ना, वहां पे। लेकिन रेलवे लाइन हमेशा कैसा होता है? पैरेलल होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसा दो लाइन जो कि बिल्कुल सीधा आगे बढ़ते रहेगा या फिर पीछे बढ़ते रहेगा, लेकिन कभी टकराएगा नहीं और दोनों एक दूसरे से कभी दूर भी नहीं भागेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा वो बराबर रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वही दूरी यहां भी होगा, जल्दी बोलो, यहां भी दूरी वही होगा। तो पैरेलल लाइन के बीच का जो दूरी होता है ना, जो डिस्टेंस होता है, वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है, हमेशा बराबर रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा बराबर। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा डिस्टेंस विल ऑलवेज एक मिनट, डिस्टेंस विल ऑलवेज इक्वल। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अच्छा, अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखना होता है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। आइए, इसको शॉर्ट में आप लिखोगे, इसी को शॉर्ट में लिखना होता है AB टेढ़ा 11, इस प्रकार का। 11 कैसा लिखते हैं आप? सीधा लिखते हैं? टेढ़ा लिखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बस। AB और यहां पे लिख देंगे CD। इसका मतलब होता है, ये दो टेढ़े लाइन का मतलब होता है कि दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AB और CD दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे AB का मतलब होगा ये वाला लाइन और CD का मतलब हो गया ये वाला लाइन। दोनों कैसा लाइन है? पैरेलल। तो उसके बीच में कैसा दोगे आप? ये वाला साइन दे देंगे, टेढ़ा L। L मतलब कि 11 आप सीधा लिखोगे ना, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? इस टेढ़े लाइन को इज पैरेलल टू, क्या बोलते हैं? इज पैरेलल टू। अब इसको कैसे पढ़ेंगे पूरा देख लो। AB इज पैरेलल टू CD। एक बार फिर से बोलिए, AB इज पैरेलल टू CD। तो ये जो पैरेलल का साइन है ना, भले वो पैरेलल का साइन है लेकिन पढ़ते क्या है? इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू। तो अब ये पूरा हो गया, AB इज पैरेलल टू CD। ओके, तो कभी भी यदि ऐसा आपको मिल जाए AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब है कि दो लाइन रहा होगा AB और CD, और दोनों कैसे लाइन रहे होंगे? पैरेलल लाइन रहे होंगे। तो अब जरा बताइए, मान लीजिए यहां पे हमने लिखा EF इज पैरेलल टू GH। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि EF और GH दो लाइन रहा होगा
और दोनों कैसा लाइन रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। इसका मतलब आप ऐसा बना सकते हैं, हाँ या ना जल्दी बताओ। इसका नाम रख दो ई एफ जी और एच, दोनों पैरेलल है, जिसको कैसे लिखोगे आप शॉर्ट में, इतना लिखोगे, ठीक है। तो बस क्या पैरेलल लाइन समझ में आया, जल्दी बताइए। तो पैरेलल लाइन का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा दो लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, पहला बात। दूसरा बात, उस कभी वो एक दूसरे से टकराएगा नहीं, क्या कभी दूसरे से दूर भी भागेगा, नहीं भागेगा। उसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी, ये टेढ़ा वाला 11 इज और सी डी, इसको पूरा पढ़ते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो पैरेलल लाइन भी अब आपको समझ में आ गया। पैरेलल लाइन में बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि दो ऐसा लाइन जिसके बीच का हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना टकराएगा एक दूसरे से, ना कभी दूसरे से दूर भी भागेगा। बस आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा पांचवा हो गया, 6वां नंबर पे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्पेलिंग मत गलत लिखिएगा, एक बार देख लीजिए, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दो लाइन होगा हमारे सामने, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, नाम इसका रख देते हैं, चलिए मान लीजिए ए बी और ये सी डी। ओके, जब दो लाइन आपस में टकरा जाए उस दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और यहां पे इस पॉइंट पे टकरा रहा है ना, इस पॉइंट को ओ मान लीजिए, और जिस पॉइंट पे दोनों टकराएगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट हमारा कहला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रहेगा, जल्दी बताइए। तो ऐसा दो लाइन जो आपस में टकरा जाए उस दोनों लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर टकराएगा उस पॉइंट को कह देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उस पॉइंट को जनरली किस चीज से डिनोट करोगे, ओ से, सिंपल। तो यहां पे ए बी और सी डी कैसा लाइन हुआ बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। यहां पे ए बी और सी डी क्या हुआ, पैरेलल लाइन हो गया, सिंपल। आई, तो क्या यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पूरा कंप्लीट ए टू जेड। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं एंगल्स वाले टॉपिक को। जल्दी से इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंगल्स पे आ जाए, एंगल्स शुरू किया जाए। आइए एंगल्स को थोड़ा पढ़ लिया जाए। एंगल्स यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एंगल्स, आइए थोड़ा एंगल्स के बारे में डिस्कस किया जाए। ये पूरा हमारा हो गया इंपॉर्टेंट टर्म। अब यहां से स्टार्ट होने जा रहा है हमारा एंगल्स। ओके, शुरू करें, एकदम आराम से समझिएगा एंगल्स होता क्या है। अच्छा, एंगल्स को ना हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, टेढ़ा एल। ठीक, मतलब एल आप कैसे लिखते हो, एल फॉर लायन वाला, ऐसे लिखते हैं आप एल, लेकिन इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है ऐसा। ये वाला डंडी जो है ना, ये वाला, इस डंडी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है और ऐसे, ये एंगल का साइन होता है। यानी कि आपको ए एन जी एल ई ना लिखना हो तो आप केवल क्या कर दो, ये वाला साइन बना दो, हो गया एंगल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे एंगल नहीं है, एंगल्स है, तो दोनों में डिफरेंस है। केवल एंगल रहे तो केवल आप ये बनाओगे। ओके, चलो एक काम करो, आप लिख ही लो, नहीं तो कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगा इसमें। देखो समझना, जब एंगल रहे केवल तो एंगल को डिनोट करोगे केवल ऐसे। ओके, लेकिन एंगल्स लिखा हुआ रहे तो ऐसा तो करेंगे ही, यहां पे छोटा सा एस लगा देंगे और ऐसे कर देंगे बस। ठीक, क्योंकि ये एंगल है तो केवल एंगल का साइन देंगे, और ये एंगल से तो एंगल का साइन देके बीच में छोटा सा एस लिख देंगे, मतलब वो एक से ज्यादा एंगल का बात कर रहा है। ये हो गया इसके डिनोट करने का तरीका, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आइए अब हम लोग पहले बात करेंगे एंगल्स में पहला वाला एंगल जो कि होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं एक्यूट एंगल।
हाँ चलिए एक्यूट एंगल से एक काम करो और रुक जाओ, इसी में लिख लेना। एंगल को पढ़ने से पहले ना एक एग्जांपल भी आप समझ लीजिए कि एंगल बनता कैसे है। देखिए इसका नाम रखा हमने ए, यहाँ पे बी और ये ओ। ओके, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये ए ओ हमारा क्या है, रे है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है? बताइए। रे है, वेरी गुड। तो इसको हम लोग कहते हैं रे, या फिर आप इसको आर्म भी बोल सकते हैं, ए आर एम, आर्म। जैसे यहाँ पे था ना हमारा ये रे है, इस रे को और क्या बोला जाता है? आर्म। ऐसे स्लैश देख के लिख लीजिएगा। तो आप या तो रे बोलो या फिर आर्म लिखो, बात क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसी प्रकार से फिर ये भी हमारा क्या कहलाएगा बताइए? रे या फिर आर्म। तो ये वाला और ये वाला दोनों को आप रे या फिर आर्म बोल सकते हैं। अब बताइए फिर ये वाला, ये चीज क्या कहलाएगा? ये पॉइंट है, या तो आप इसका पॉइंट बोल देंगे या फिर वर्टेक्स बोल देंगे, क्योंकि पॉइंट का हमने दो नाम बताया आपको, या तो पॉइंट या फिर वर्टेक्स। तो ये आपका कहलाता है पॉइंट या फिर वर्टेक्स, पॉइंट या फिर वर्टेक्स, बस सिंपल। अब एक चीज आपको यहां पे दिख रहा है, अजी थोड़ा ध्यान से समझिए। ये AO और OB दो रे है, क्या इन दोनों रे के बीच में जो झुकाव दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? इसी को कहेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग एंगल। और एंगल को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिग्री, DEGREE, डिग्री। पहले इतना बना लीजिए, पहले आप एंगल्स हेडिंग दे दीजिएगा, मेन टॉपिक आपका एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल्स को ऐसे करते हैं, और एक एग्जांपल जिसमें हमने आपको बताया कि एंगल कब बनता है। एंगल ध्यान रखिए, एंगल तभी बनेगा जब दो रे या फिर लाइन सेगमेंट झुका हुआ हो और उसके बीच में थोड़ा झुकाव आपको दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे हमारा ये रे और ये रे, इसके बीच में झुकाव है ना, इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और एंगल को हमेशा मेजर किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, इस प्रकार का। तो ये वाला रे या फिर आर्म दोनों बोल सकते हैं, इसको भी सेम चीज, ये पॉइंट या फिर वर्टेक्स, और इसको एंगल, जिसको मेजर करते हैं हम लोग किसमें? डिग्री में। ओके, तो ये हो गया एंगल का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप आपको पता है क्या होने वाला है? एक्यूट एंगल। आइए शुरू करते हैं। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का पहले आप एक एग्जांपल देख लो। ये ट्रायंगल है हमारा, नाम रखा हमने इसका A, B और C। क्या यहाँ पे तीन एंगल बन रहा है? बताइए। एक एंगल यहां, एक एंगल यहां और एक एंगल यहां। जल्दी बताइए। तो इन तीनों का जो वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, तो यहां पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ऑल द थ्री एंगल्स आर all the three angles are more than 0 डिग्री। 0 लिख के ऊपर में एक छोटा सा 0 लिखेगा, वो क्या डिनोट करता है? डिग्री को। तो ऑल द थ्री एंगल्स आर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों एंगल 0 से बड़ा होगा लेकिन तीनों 90 से छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है एक 50 हो जाए, एक 30 हो जाए, एक 70 हो जाए, ऐसा कुछ होगा। लेकिन तीनों का तीनों एंगल 0 से हमेशा बड़ा होगा लेकिन 90 से हमेशा छोटा ही होगा। नहीं, तीनों को प्लस करने पर तो 180 आता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। तो वो नहीं बोल रहे हैं हम बस ये बोल रहे हैं कि तीनों एंगल का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ा लेगा लेकिन तीनों का वैल्यू 90 से छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब 90 भी नहीं होगा, 90 से छोटा होगा हमेशा। मोर 89 तक चलेगा। जैसे कि ये एंगल है उसको 1
हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब कोई भी एंगल इसमें 0 नहीं हो सकता, कोई भी एंगल 90 नहीं हो सकता, फिर हो क्या सकता है 0 और 90 के बीच का। इसका मतलब 1 से लेकर 89 तक। तो ओवरऑल आप इसको कैसे बोलोगे, मोर देन 0 डिग्री, यानी कि 0 से बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटा। इसका मतलब 1 से लेकर कहां तक 89 तक। ठीक, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक और ये तीनों का एंगल का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑल दी 3 एंगल्स आर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें? बस ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। इसको जल्दी से लिख लीजिए। इधर का तो हो गया होगा, मिटा दे इधर का। आइए, एक्यूट एंगल हमारा होगा कंप्लीट। ये तो पहला टाइप था अभी बस हमारा। अगला है एक्यूट के बाद राइट एंगल। ये एंगल का हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप है राइट एंगल। शुरू करें? आइए दूसरा टाइप देखा जाए। दूसरा टाइप राइट एंगल, RIGHT, राइट। राइट एंगल के बारे में आप लोगों को पता है पहले से। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एक बार बताइए, यहां पे ना, यहां पे भी 3 एंगल बन रहा होगा, A, B और C। तो यहां भी एंगल बन रहा है और यहां भी एंगल बन रहा है और यहां भी एंगल बन रहा है। तो इसका ये वाला जो एंगल होता है ना वो 90 होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इसके पास 3 एंगल है, तो 3 एंगल में से कोई एक एंगल भी यदि 90 के बराबर है तो वो कैसा एंगल कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। समझिए एक बार फिर से। यहां पे ये हमारे पास ABC, ठीक, ये भी एंगल है हमारा, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल एग्जैक्ट 90 के बराबर है। इसका मतलब कि 3 एंगल में से कोई एक एंगल भी यदि 90 के बराबर हो गया तो वो किसका एग्जांपल होगा? राइट एंगल का एग्जांपल होगा। तो यहां पे आप एक पॉइंट लिखेंगे, एनी वन एंगल इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। मतलब इसके पास 3 एंगल है, एक यहां और एक यहां। तो तीनों में से कोई एक एंगल भी 90 के बराबर है तो वो कहलाएगा राइट एंगल। और यहां पे 90 कहां पे बताओ? बी पे है, ठीक है। तो एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारा राइट एंगल का एग्जांपल। आ गया ये थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। आइए जरा इसके बारे में भी देखा जाए, क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल देखिए, ये कुछ ऐसा होता है, ओके। ये इसको मान लीजिए A, B और ये C। तो यहां जो एंगल बन रहा है, केवल यहां पे ही नहीं, एंगल यहां भी बन रहा है और ये एंगल यहां भी बन रहा है, ओके। एंगल यहां भी है, यहां भी और यहां भी है। तो जिस तरीके से आपने यहां पे बोला था ना कि यहां पे 3 एंगल है, तो तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। इसमें आपने बोला कि 3 एंगल यहां भी है लेकिन तीनों में से कोई एक एंगल भी 90 के बराबर है तो राइट एंगल हो गया। यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल, इसके पास भी 3 एंगल है, इसके पास भी 3 एंगल में से यदि कोई भी एंगल, एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पे आप सेम स्टेटमेंट लिखेंगे वही वाला, बस थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। ऑल दी 3 एंगल्स, अच्छा उसमें तो ऑल था, इसमें आप लिखोगे एनी वन एंगल is more than 0 degree but less than 100
80 डिग्री। इसका मतलब उसके पास 3 एंगल है, 1 2 3। तो तीनों एंगल में से यदि किसी एक एंगल का भी वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो गया, एक भी एंगल का वैल्यू, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्या डाउट है, पूछो। अच्छा, मोर देन 90 डिग्री, आओ इसको 90 कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यदि एक भी एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो गया, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। बस, कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। और चौथे नंबर पे है ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। आइए स्ट्रेट एंगल को भी समझ लेते हैं, क्या होता है ये। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल देखिए, ये होता कैसा है। ये मान लीजिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ इसका नाम रखा हमने ए और बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम रखा हमने ओ। तो इस ओ पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? 180 होगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे यदि कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा इस 0 डिग्री का, वो होगा एकदम 180 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। कोई डाउट इसमें? तो ए बी हमारा एक लाइन था, उसके ऊपर हमारा एक पॉइंट था ओ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख दीजिएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। मतलब इसका जो वैल्यू होता है ना, वो एग्जैक्ट 180 के बराबर होता है। और ये वाला तो आपको पता ही राइट एंगल था, तो इसमें 3 एंगल होगा, तीनों में से कोई भी एक भी 90 के बराबर है तो राइट हो गया। ये ऑब्ट्यूज है, इसमें भी 3 एंगल है, तीनों में से किसी एक एंगल का भी वैल्यू 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हुआ तो ऑब्ट्यूज हो गया। और स्ट्रेट है, इसमें यदि पॉइंट का एकदम एग्जैक्ट 180 है तो वो हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अगला है हमारा 5वें नंबर पे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका भी एग्जांपल देखा जाए। इसका जो वैल्यू है ना, ये मतलब इसका डायग्राम पहले देख लो। इसका डायग्राम ऐसा होता है, इसका नाम रखा हमने ए, इसका नाम रखा ओ, और इसका नाम रखा हमने बी। ओके, यहां पे देखो ध्यान से, रिफ्लेक्स का जब भी बात होगा तो ये बाहर का बात होता है, ये वाला। ओके, ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू, ये हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। कोई दिक्कत? तो रिफ्लेक्स एंगल को कैसे पहचानोगे? कुछ इस प्रकार का डायग्राम रहेगा। बहुत सारे बच्चे ना इधर का वैल्यू सोच लेते हैं, नहीं, इधर का नहीं देखना है आपको, ये बाहर वाला देखना है। ओके, तो हाँ, तो इसमें आप लिखोगे मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कौन सा वैल्यू? ये वाला, मोर देन मोर देन 180 डिग्री बट, ये बट है, बट लेस देन कितना? 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो वैल्यू होता है वो यहां पे बन रहा है, वो 180 से हमेशा बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। ओके, आइए अगला हमारा इसमें बच जाता है 6वां नंबर पे कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल। इसका एग्जांपल देख लीजिए एक बार। मान लीजिए हमने यहां पे एक रे बनाया, इस पॉइंट का नाम रखा हमने सपोज करो O, इसका नाम रखा हमने A। ध्यान समझिएगा, हमने एक रे बनाया, इसका नाम है, हमारा फिक्स पॉइंट का नाम है O और इसका नाम है A। यदि कोई बोले कि इसका वैल्यू बताओ पूरा का, इसका नाम रखा है हमने O, मान लो इस पॉइंट का नाम है O और इसका पूरा वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट कितना होगा बताओ? पूरा का पूरा, ये गोल है तो पूरा का हो जाता है कितना? एग्जैक्ट 360 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कितना होता है, जल्दी बताइए।
इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल का जो वैल्यू होता है उसमें आप लिख देंगे एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री का मतलब हुआ कंप्लीट एंगल का मतलब ही होता है 360 डिग्री। इतना ध्यान रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। आइए अगला है हमारा, इस का मिटा दे। कितना हो गया? 6। 7वें नंबर पे होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है ना, कोई भी दो एंगल का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 90 हो जाना चाहिए। मतलब यदि दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ जा रहा है एग्जैक्ट, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मान लीजिए, सपोज करिए, बस सपोज करते हैं, मान लीजिए एंगल ए जो है ना वो 50 डिग्री है। ओके, मान लेते हैं एंगल ए कोई भी रहा होगा, और एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है। ओके, एंगल ए मान लेते हैं कोई भी कुछ रहा होगा, कोई भी एंगल रहा होगा, कहीं पे भी रहा होगा, तो एंगल ए का वैल्यू 50 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री है। जरा इन दोनों को जोड़ो तो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री। इट मीन्स दो एंगल को जोड़ रहे हैं तो एग्जैक्ट 90 हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ जाए तो वो दोनों एंगल कैसा एंगल कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ए और बी यहाँ पे कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बस, तो यहाँ पे आप लिखोगे, ऐसे कर लो पहले, ये हो गया हमारा और ये हो गया। इसमें लिखिएगा एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल को जोड़ने पे कितना होना चाहिए वैल्यू? 90 होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। तो कोई यदि आपसे पूछे अब बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या समझते हैं आप, तो क्या बोलोगे? कि कोई भी दो एंगल को जोड़ने पे कितना जाना चाहिए? 90 यदि आ जा रहा है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे दिया कि मान लीजिए एंगल ए 50 है, एंगल बी 40 है। एंगल ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है वैल्यू? 90 आ जा रहा है। इट मीन्स एंगल ए और एंगल बी आर कैसा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। यदि दो एंगल को जोड़ने पर 90 यदि आ जा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री आर कॉल्ड, इसी में लिख देना, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस सिंपल। तो जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है उसी तरीके से सप्लीमेंट्री भी होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जैसा कॉम्प्लीमेंट्री है वैसा सप्लीमेंट्री है। इसमें दो एंगल को जोड़ने पे कितना आता है? 90, लेकिन इसमें दो एंगल को जोड़ने पे कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बातें आप लिखेंगे। मान लेते हैं एंगल ए है हमारा, सपोज करिए 100 डिग्री। कितना? एंगल ए है 100 डिग्री और एंगल बी मान लीजिए वो है 80 डिग्री। ओके, एंगल ए 100 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री। तो यदि मैं इन दोनों को प्लस करूं, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा भाई? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आ गया। जल्दी बताइए, सही बात है। तो यहां पे दो एंगल को जोड़ने पे 180 यानी कि 180 आ जा रहा है, तो वो दोनों एंगल कहलाएगा अब सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक,
तो यहां पे आप लिखोगे एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, और दो एंगल को जोड़ने पे 180 आ जा रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। तो लास्ट में इसका एक बार डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री आर called supplementary एंगल्स। तो यदि दो एंगल को जोड़ने पे 180 आ रहा है तो दोनों एंगल हमारा कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस कोई डाउट इसमें? सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना के बाद आइए थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं। इधर का मिटा दें। नेक्स्ट है 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे आ जाइए। 9वां नंबर है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये कैसा होता है भाई, कैसा दिखता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आइए देखो, ये मान लीजिए हमारा एक लाइन है जिसका नाम रखा हमने ए बी, और यहां पे एक पॉइंट है जिसका नाम रखा हमने ओ, और इसके ऊपर एक रे है जिसका नाम रख दिया हमने सी। ध्यान से समझिएगा, ये वाला पॉइंट समझिए पहले आराम से। एक हमारे पास लाइन है ए बी, उसके ऊपर एक पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट के ऊपर हमने एक रे बना दिया जिसका नाम है ओ सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां पे कहां कहां दो एंगल बन रहा होगा? एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। तो इन दोनों एंगल को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो जरा आप इस एंगल का नाम बताइए पहले, क्या लिखोगे? ऐसे लिख लीजिए इसमें, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस, अच्छा पहले इसको ऐसे लिखो, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ये बी ओ सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका मतलब जब एक आपके पास स्ट्रेट लाइन रहे, उसके ऊपर एक रे रहे, तो जो एंगल यहां पे बनता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पहला बात। दूसरा बात, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है पता जोड़ने पे? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अगला बात लिखेंगे आप, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होता है दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 180 डिग्री आता है। कोई डाउट नहीं इसमें? आप समझ में आए ये चीज? तो लीनियर पेयर्स में आपको दो बात ध्यान रखना है। पहला बात कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसके ऊपर एक रे होगा, तो जो एंगल वहां पे बनेगा उस दोनों एंगल को कह देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पहला बात। दूसरा बात, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को जोड़ने पे वैल्यू कितना आता है दोनों का बराबर? कितने के बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे अगला है हमारा 10 नंबर में वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये कैसा होता है, थोड़ा इसके बारे में भी देख लिया जाए। पहले इसका एग्जांपल देखिए। देखिए यहां पे हमारे पास दो लाइन है ऐसा, एक का नाम रखा हमने ए बी और दूसरे का नाम रखा हमने सी डी। कहां पे कट कर रहा है? ओ पे कट कर रहा है। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं लग रहा आपको? बताइए। बिल्कुल है भाई। और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी गुड। तो जरा यहां पे आपको दिख रहा है एक चीज, जरा देखिए ध्यान से। दो लाइनें ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है किस पे? ओ पे।
तो इस केस में ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। ध्यान रहेगा, जल्दी बताइए। ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? एक मिनट रुक जाओ बस। अच्छा वैसा ही बना देते हैं, रुक जाओ, ज्यादा और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ए बी सी डी, इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल किसके बराबर, इसके बराबर। इसी और इस पॉइंट का नाम आप ओ रख दो। इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आइए इसमें कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहला इस एंगल का नाम बताइए, ए ओ सी, और दूसरा बी ओ डी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, आया ना? बिल्कुल। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वाला इसके बराबर हो जाता है और ये वाला इसके बराबर। इस वाले का नाम बताओ, ए ओ डी। एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ये वाला बी ओ सी। बस। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपको एक ही बात ध्यान रखना है, पहला बात कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। सिंपल है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। और आज के क्लास में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स को, जो हमारा चैप्टर है, लाइंस भी हमने समझ लिया क्या होता है और एंगल्स भी हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे कुछ नए प्रकार के चीजों पे। तो आज का क्लास बेसिकली आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास था, इंपॉर्टेंट टर्म्स वाले क्लास थे, जिसमें आपने अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझा है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो कल हम लोग मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और नई चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया था और हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा था। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से लाइंस क्या होता है ये समझ चुके थे, एंगल्स क्या होता है ये भी समझ चुके थे, लाइंस किस किस प्रकार का होगा, एंगल्स किस किस प्रकार का होगा ये भी हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर को, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें और बचता है जो कि आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने अलग अलग प्रकार के सवालों पे। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा बचता है और ध्यान रहे, अभी जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्लास 8 में आप आओगे वहां भी लाइन्स एंड एंगल्स मिलेगा, 9th में आओगे वहां भी लाइन्स एंड एंगल्स है, 10th में आओगे वहां भी इसका काम है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 7, 8, 9, 10 तक तो ये पूरा का पूरा काम आने वाला है। जब जब लाइंस का और जब जब बात एंगल्स का होगा तब इसका काम आने ही वाला है। तो जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद होगा आपको, हमने कल आपको बताया था, यानी किसी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइन का मतलब हमने बताया था ऐसा दो लाइन जिसको कि आप आगे बढ़ाते जाओ तो वो केवल आगे बढ़ता जाएगा, कभी दोनों एक दूसरे से कभी टकराएगा नहीं और कभी दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा, मतलब वो बिल्कुल सीधा बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। आइए कुछ बातें हम लोग इसमें समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। मान लीजिए, सपोज करिए, चलो यहां से देख लीजिए, ये हमारा पहला लाइन और ये हमारा दूसरा लाइन। ओके, ये पहला और ये दूसरा, इसका नाम रख देते हैं ए बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ओके, तो ए बी और सी डी हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। इसका मतलब है कि दोनों को आप आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, कभी दोनों आपस में मिलेगा नहीं, टकराएगा नहीं और कभी दोनों दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना घटेगा ना दूर भागेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब एक तीसरा लाइन है
जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है। क्या करता है? कट यानी कि इंटरसेक्ट करता है। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, सपोज करो डी तक हो चुका है, ई और एफ, यानी कि ए बी और सी डी हमारा दो पैरेलल लाइन है, और इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन कट कर रहा है, ई एफ। ओके, तो ए बी और सी डी को तो पैरेलल लाइन बोलेंगे, फिर ई और एफ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। तो ट्रांसवर्सल यदि कोई पूछे कि बताओ ट्रांसवर्सल क्या होता है, अभी लिखिए मत, लिखने का पूरा समय देंगे, पहले समझ लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल लाइंस को क्या करता है? कट करने का काम करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करने का काम करता है। कोई डाउट नहीं इसमें? तो ये हमारा दो पैरेलल लाइन और ये हमारा ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे ना जरा आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, क्योंकि एक ये हमारा और एक ये है, तो दोनों के बीच झुकाव है ना। एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ भी बन रहा होगा। उसी प्रकार से एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ बन रहा होगा। तो हम लोग इस एंगल को मान लीजिए नाम दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और 8। हमने क्या कर दिया? एंगल का नाम अलग अलग रख दिया। ठीक है, मतलब ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन था और ये हमारा ई एफ ट्रांसवर्सल है, जो दोनों पैरेलल लाइन को आपस में कट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल बन रहे हैं बताइए? टोटल 8 एंगल बन रहा है, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोगों को इसी में जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखने हैं वो है पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं CORRES डॉट एंगल्स, बस। और हमने कल बताया था आपको एंगल्स को कैसे डिनोट करोगे, एंगल का साइन दे देना और छोटा सा एस लिख देना। ठीक है, आइए तो हम लोगों को पहला जो इसमें सीखना है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये हमारा पहला पैरेलल लाइन और ये हमारा दूसरा पैरेलल लाइन, तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल है ना वो बराबर होंगे, लेकिन कौन कौन सा? वो देखो, इस लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है? 1 और 2। इस लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है? 5 और 6। तो एंगल इधर का 1 और इधर का 5 बराबर होता है। पहले क्या देखोगे कि पैरेलल लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है। तो इस वाले पैरेलल लाइन का बात करें तो इसके ऊपर दो एंगल कौन सा है? 1 और 2। इसके ऊपर कौन सा है? 5 और 6। अब इसके बाद देखना आपको इस लाइन के इधर और एक इधर, तो इधर कौन कौन सा है? 1 और 5। इधर कौन सा है? 2 और 6। तो पहला क्या देखोगे? पैरेलल लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल है, पहला बात। दूसरा बात क्या देखेंगे कि इसके लेफ्ट में कौन सा है ऊपर में, और राइट में कौन सा है। तो यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 5 है। तो ये दोनों का दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के किधर है? लेफ्ट में। और दोनों का दोनों कहाँ है? लाइन के ऊपर है। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू, ये एंगल का साइन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। कोई डाउट नहीं इसमें। उसी प्रकार से हमारा एंगल 2 और एंगल 6 भी होगा, क्योंकि जब एंगल 1 और 5 हुआ उसी प्रकार से तो हमारा 2 और 6 भी होगा इधर का, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है, पहला बात। दूसरा बात, ये दोनों इधर था तो ये दोनों इधर है, राइट साइड है। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आई है। चलिए अब ना हम आपको एक टास्क देते हैं, आपको इमेजिन करना है। अभी आपका पैरेलल लाइन ऐसा है, इसको जरा आप ऐसे पलट दो तो पूरा, जब आप इसको पूरा पलटेंगे तो ये 7 और 8 कहाँ दिखेगा आपको? लाइन के ऊपर दिखेगा, हाँ या ना? और ये 3 और 4 भी किस में दिखेगा? ऊपर ही दिखेगा। मतलब ये हमारा पैरेलल लाइन है
ऐसे मान लो, अभी ऐसा है, अब इसको पूरा का पूरा ऐसे पलट देना है, तो जो नीचे था वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला गया। तो अभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो क्या आपको 7 और 8 ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर, और 3 और 4 नीचे वाले लाइन के ऊपर दिख रहा है, एकदम ऐसा ही। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस हिसाब से हमारा 4 और 8 भी दोनों लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। समझ रहे हो बात को? चलो इसको थोड़ा सा हम पलटा के दिखाते हैं, ये कैसा बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। हमारा ऊपर में ए बी, तो ए बी कहाँ चल जाएगा, नीचे। सी डी यहां चल जाएगा, हाँ या ना। ट्रांसवर्सल का हमारा ई ऊपर में है, तो अब ऊपर में कौन सा जाएगा, एफ। वेरी गुड। तो यहां पे हमारा हो गया एफ, तो ये वाला ई, सिंपल। अब क्या करना है, अब जरा देखो ध्यान से। अभी ये वाला हमारा ऐसा है, अब इसको आप ऐसे करके पलटने वाले हैं, ठीक है। बस इसको ऐसे पलट देना है, तो ये 8 और जो 7 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जल्दी बोलो। तो यहां पे हमारा हो जाएगा, इस साइड में 8 है तो इधर ही मान लो 8, और यहां पे 7, सिंपल। और इसके ऊपर था 5 और 6, तो यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 6। जल्दी बोलो, सिंपल है। उसी प्रकार से अब देखो 1 और 2 ऊपर में था तो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और ये 3 और 4 हमारा नीचे में था तो कहां चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 और ये 3, तो हमने क्या कर दिया है, बस इस वाले डायग्राम को हमने बस ऐसे पलट दिया है। तो अब बताइए, इन लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है, 7 और 8। इन दोनों के ऊपर कौन है, 3 और 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि 4 और 8 भी हमारा बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग के तहत, और 7 और 3 भी बराबर होगा। तो अब आइए आप इस डायग्राम पे, इसमें अभी फिलहाल ये सीधा था, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया। अब जब हमने उसको ऐसे पलट दिया है, तो क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 4 8 के बराबर हो रहा है, वहां देखो तो 4 ये वाला एंगल इसके बराबर या फिर ये वाला इसके बराबर, बात सेम ही है, हो गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल 4 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। अब क्या, फिर से देखो, क्या एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हुआ, वहां पे देखो तो बिल्कुल बराबर हुआ। तो यहां पे भी आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ओवरऑल हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जब आप इसको बिल्कुल एक बार देखोगे, सीधा देखोगे, तो इसके ऊपर दो एंगल बन रहा होगा, 1 और 2। इसके ऊपर कौन सा बन रहा होगा, 5 और 6। अभी लिखो मत, समझो पहले, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला 1 और 5 के बराबर हो जाएगा, ये 2 6 के बराबर हो जाएगा, सिंपल। जब हमने इसको पलटा, नहीं भी पलटोगे ना तो ऐसे भी आप देखोगे कि इसको जब पलटेंगे तो ये वाला हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हमारा नीचे है तो कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 4 और 8 बराबर, 3 और 7 बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 5 के बराबर, एंगल 2 6 के बराबर, एंगल 4 8 के बराबर, एंगल 3 7 के बराबर होगा। और इन्हीं सब एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। यदि आप उसको पलट के नहीं समझाना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते, तो आप ऐसे ध्यान में रखना कि इसका ऊपर वाला इसके ऊपर के बराबर होगा, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के बराबर होगा, उसके बाद इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले के बराबर, और इसका नीचे वाला इसके नीचे के बराबर। सिंपल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारा एंगल क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। बस आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद है हमारा, शुरू करें, अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दूसरे नंबर पे।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे देख लो जरा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अल्टरनेट को ALT डॉट, इंटीरियर को INT डॉट और एंगल्स को ऐसे। ये इसका लिखने का तरीका होता है। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, सिंपल। आइए अब देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है। एकदम ध्यान से देखो, देखो इसमें ना एक वर्ड आपको पहचानना है, वो है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, लेकिन किसके अंदर? दो पैरेलल लाइन के अंदर। चलिए आइए तो जरा देखा जाए। ये हमारा लाइन है पहला AB और ये हमारा दूसरा CD। इन दोनों लाइन के अंदर में, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में कौन कौन सा एंगल बन रहा है? 4 गो बन रहा है, 3, 4, 5, 6। शब्द को जाइए, शब्द पे पकड़िए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले देखो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, लेकिन किसके अंदर? दो पैरेलल लाइन के अंदर। तो यदि हमारा AB और CD दो पैरेलल लाइन है, तो इसके अंदर कौन सा दो एंगल बन रहा है? सॉरी, दो नहीं बल्कि 4 एंगल बन रहे हैं, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा पहला। आपने समझ लिया कि अंदर में कितना एंगल बन रहा है? 4। अब उसमें एक और वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हुआ इधर का इधर वाले के साथ बराबर होगा और इधर का इधर वाले के साथ बराबर होगा। इट मीन्स एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के बराबर और एंगल 3 हो जाएगा एंगल 5 के बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5। क्या ये बात समझ में आई है सबको? और ये दोनों का दोनों एंगल कैसा एंगल कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। तो इसमें दो ही चीज आपको देखना है। पहला चीज कि देखो कि दो पैरेलल लाइन के अंदर में कितने एंगल बन रहे हैं, पहला। और दूसरा तिरछा तिरछा, जैसे इसका इधर वाला तो इसका इधर वाला लेना है, इसका इधर वाला तो इसका इधर वाला लेना है, और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 4 बराबर होगा 6 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। इतना समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगला इसका जस्ट अपोजिट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां पे लिखेंगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप ALT। अल्टरनेट के लिए ALT, एक्सटीरियर के लिए EXT डॉट, और एंगल्स का तो आपको पता ही, ऐसे लिखेंगे इसको शॉर्ट में। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को लिखने का शॉर्ट फॉर्म। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर में आपने क्या देखा था? अंदर का। अब एक्सटीरियर में क्या देखेंगे? लाइन के बाहर का। तो अब बताइए, आपके पास दो पैरेलल लाइन है AB और CD, इन दोनों लाइन के बाहर कितने एंगल बन रहे हैं? 4 एंगल, 1, 2, 7, 8। तो इसमें भी आपको तिरछा तिरछा देखना है। तो बाहर वाला 1 बाहर वाला 7 के बराबर, और बाहर वाला 2 बाहर वाले 8 के बराबर। इधर का इधर के साथ और इधर का इधर के साथ। सिंपल सा समझना ना। तो इसमें लिखेंगे आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आ रही है बात सब कुछ? आइए अगला हमारा इसमें लास्ट है, चौथे नंबर पे को इंटीरियर एंगल। मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, पूरा इसका नाम है कंसेक्यूटिव, CONSECUTIV, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कंसेक्यूटिव को CO डॉट, इंटीरियर को INT डॉट। एंगल्स का तो आपको पता ही है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, अब ये होता क्या है, चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं।
शुरू करें, ध्यान से समझिए। इसमें भी ना एक वर्ड लगा हुआ है इंटीरियर। इतना से तो साफ हो गया कि हमको देखना कहाँ का है एंगल, पैरेलल लाइन के अंदर का देखना है। तो पैरेलल लाइन के अंदर देखें तो फिर से 4 एंगल है, 3, 4, 5, 6। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है वो समझिए। इधर वाला 4 और 5 क्या होगा, बराबर नहीं, इसमें बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का वैल्यू हो जाता है 180। अभी तक आपने देखा कि सब कुछ क्या हो रहा है, एक दूसरे के बराबर होता जा रहा है, लेकिन इस वाले में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम यानी कि वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। पूछो क्या डाउट? नहीं, उतना उधर नहीं जाने, यहाँ वो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर में चला जाएगा और उसका वैल्यू 180 के बराबर नहीं होता है, लेकिन अंदर जो बता रहे हैं अभी हम, इसका वैल्यू 180 होगा। आपका डाउट अभी हम क्लियर करते हैं थोड़ा, और इसमें आ जाइए। तो ये वाला और ये वाला, अच्छा पहले देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, ठीक। तो अंदर वाले में कौन कौन सा, इधर का यदि हम लोग पहले बात करें तो 4 और 5, इन दोनों, ये दोनों बराबर नहीं होते, ध्यान रखिएगा, बल्कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ने पे कितना आ जाता है 180 आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 यदि हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका भी 180 आएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत सारे बच्चे ना फ्लो में बोल देते हैं कि सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ने पे कितना आ जाता है 180। उसी प्रकार से ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाता है 180 आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये चारों अलग अलग प्रकार के एंगल्स आपको समझ में आए हैं? एकदम सेम टू सेम लिखिएगा, पहले हेडिंग, उसके बाद ये डायग्राम, उसके नीचे ये पहला वाला, फिर ये दूसरा वाला, फिर तीसरा और फिर ये चौथा वाला। एक बार फटाक से रिवाइज करवा दें। आइए देखो, इस टॉपिक को ना हम सेपरेटली आज केवल इसी टॉपिक को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक डायग्राम से आपका सारा एंगल खत्म हो जा रहा है। समझ रहे बात? तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे वाले क्लास में भी इसका काम बहुत सारा है, और आप यकीन मानो ऊपर क्लास तक के बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सर अल्टरनेट क्या था, इंटीरियर क्या था, है ना, करस्पॉन्डिंग क्या था। तो इसको आप अभी अपना इसको मजबूत कर लीजिएगा ताकि ऊपर वाले क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला तो ये ए बी और सी डी हमारा पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन को जो तीसरा लाइन कट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल बोल देते हैं, ठीक। और जब ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है तो कितना एंगल बनता है, टोटल 8 एंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब पहला था हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानेंगे, लाइन के ऊपर वाला, और पहले लेफ्ट का बात करेंगे और फिर राइट का बात करेंगे। तो पहले लाइन के ऊपर वाला कौन कौन सा है, ये भी लाइन के ऊपर है हमारा, ये भी लाइन के ऊपर है, और ये भी ऊपर है लाइन के। अब हम लोग पहले बात करेंगे लेफ्ट का। तो इधर का ये ऊपर वाला और इधर का ये ऊपर वाला, दोनों का दोनों लेफ्ट में है और दोनों का दोनों लाइन के ऊपर भी है। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हुआ हमारा बराबर। उसके बाद एंगल 2 और 6 क्या हो जाएगा, बराबर, ये हो गया हमारा बराबर। उसके बाद अब जब आप इसको ऐसे पलट दोगे तो 4 और 3, 8 और 7 भी लाइन के ऊपर नजर आएगा। और इसके बाद भी हम लोग पहले लेफ्ट का काम करेंगे और फिर राइट का काम करेंगे, ठीक है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, 4 8 के बराबर हो गया। और 3 किसके बराबर, 7 के बराबर। तो यहाँ पे 3 7 के बराबर हो गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका ऊपर वाला ये और इसका ऊपर वाला ये, इसका ऊपर वाला ये और इसका ऊपर वाला ये, इसका नीचे वाला ये और इसका नीचे वाला ये, इसका नीचे वाला ये और इसका नीचे वाला ये, ऐसे ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। कैसे पहचानेंगे समझ में आप क्या। अगला था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब हो गया दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो बीच में कितना एंगल बन रहा है, 4, 1 2 3 4, यही चारों एंगल है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन कैसे, थोड़ा बहुत समझते हैं। जब भी बात होगा अल्टरनेट इंटीरियर का, आप क्या करोगे, दो चीज, पहला लाइन के अंदर का देखेंगे और दूसरा तिरछा तिरछा देखेंगे।
मतलब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ हुआ ना तिरछा तिरछा, बताओ। तो 4 हो जाएगा 6 के बराबर, 4 6 के बराबर, और 3 किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ पे 3 5 के बराबर हो गया। तो इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा है, सेम टू सेम, कौन सा, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो यहां पे हम लोग किसको देखेंगे, बाहर का। इंटीरियर में अपने अंदर का देखा था, लाइन के अंदर का, लेकिन इसमें बाहर का देखेंगे, और बाहर में भी तिरछा तिरछा ही देखेंगे। तो बाहर में कितने एंगल है, 4, यहां पे भी 1 2 3 4। तो यहां पे तिरछा तिरछा यदि देखा जाए तो 1 किसके बराबर होगा भाई, 7 के, और 2 8 के। तो 1 हो गया 7 के बराबर, और 2 हो गया 8 के बराबर। तो ये हो जाता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिंपल है। उसके बाद था हमारा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी वर्ड लगा हुआ है इंटीरियर, तो कहाँ का देखोगे आप, अंदर का ही देखोगे। लेकिन एक वर्ड इसमें लगा कंजिक्यूटिव, तो इसका मतलब हो गया कि अंदर का आप देखोगे, लेकिन तिरछा तिरछा नहीं। तिरछा देखेंगे तब तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें तिरछा तिरछा नहीं, बल्कि सामने सामने देखना होता है। तो 4 और 5 के दोनों बराबर होते हैं, नहीं, बल्कि इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है, 180। मतलब कि एंगल 4 जो भी हो और एंगल 5 जो भी हो, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 180 आएगा। उसी प्रकार से एंगल 3 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों का वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू 180 होगा। पूछो सर, तो 1 और 8 का भी, 1 और 8 का भी वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, आपका सवाल सही है कि सर जब कंजिक्यूटिव इंटीरियर हो सकता है तो कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कभी भी 180 के बराबर हो ही नहीं सकता है। हमेशा कभी कम आएगा, कभी बेसी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 180 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। लेकिन हाँ, ये 1 2 तो 180 होगा, क्योंकि एक ऐसा एंगल है, बताओ अब, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स से हम लोगों ने कल पढ़ा था। 1 और 2 एंगल्स लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू 180 होगा ही। इसके ऊपर हम लोग सवाल भी बनाएंगे, उसको भी छोड़ दीजिए, पहले इस पे आ जाइए। ये वाला समझ में आ गया सबको, बस यही 4 एंगल था। इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और ध्यान रहे, आज का क्लास में और कल वाले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हमारे लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से रिवाइज करके आने का फायदा ये है कि जब हम लोग यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या सॉल्व कर रहे हैं। आपको पहले से पता होगा कि अच्छा सर ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, आपको पता होगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिवाइज करके अच्छे तरीके से आप आएंगे, और सबसे ज़्यादा इसका रिवीजन। हालांकि जो हमने कल डिस्कस किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। समझ में आ रही बात। तो आप आज घर पहले इसको लिखेंगे, सबको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सबको इसको लिखेंगे पहले, और घर पे आप जाओगे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आराम से सब कोई पहले देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में 1 बराबर 5 के, तो कहाँ है 1 और 5, यहाँ और यहाँ है। 2 6 के बराबर है, कहाँ है, यहाँ यहाँ है। तो मैच करेंगे कौन सा एंगल कहाँ पे है और कौन किसके बराबर है। समझा रही बात। तो कल हम लोग अपने लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, और आपको सिखाएंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सवाल सॉल्व करने में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आएगा। तो रिवीजन इसका बहुत जरूरी है, ध्यान रहे। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का रिवीजन सही में बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो सवाल कहाँ से क्या बन के पार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा रिवीजन, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।